हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देखने वाले हैं। आज का बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग दिख सकता है क्योंकि मैं घर आ गया हूँ। कॉलेज में छुट्टी हो गई है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? वो करंट जो अल्टरनेटिंग है वही तो अल्टरनेटिंग करंट होता है बच्चों। तो बिल्कुल सही बात है जो करंट अल्टरनेटिंग है वही अल्टरनेटिंग करंट है। मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं। क्लास 12th का ये एक चैप्टर है। अरे सर, ये तो पता ही है। ये चीज़ भले ही आपको पता हो बच्चों, लेकिन एक चीज़ आपको नहीं पता हुआ कि अभी तक जो आपने चैप्टर्स पढ़ा है उस सब में डायरेक्ट करंट का यूज़ था, है ना। जो अभी तक हमने पढ़ा है जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी बना देते थे, उससे कि ऐसे करंट फ्लो होता था। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी देखा हमने, तो वहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट करंट ही पढ़े हैं। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। पहले तो बच्चों आपको दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट आ रहा होगा कि जब डायरेक्ट करंट है तो हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई, क्योंकि डायरेक्ट करंट तो था ही। बहुत ज़रूरी है अल्टरनेटिंग करंट को समझना बच्चों, क्योंकि अभी जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जहाँ जहाँ से आप बैठ कर देख रहे हैं, उस सारा एसी का ही कमाल है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो बहुत दूर से करंट आ रही है ना। ये मान लेते हैं जहाँ पे पावर स्टेशन है वहाँ से होकर आपके घरों में करंट आ रही है, तो वही तो अल्टरनेटिंग करंट है। तो वो डीसी डायरेक्ट करंट नहीं है जो बैटरी से हम लोग बनाते थे ना, ऐसे सर्किट बना देते थे, है ना। ऐसे करके यहाँ पे एक ऐसा बैटरी बना देते थे, यहाँ से ऐसे करके करंट चला जाता था। तो ये डायरेक्ट करंट था बच्चों, ऐसे करके आई फ्लो होता था। ठीक है। लेकिन इसका यूज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये बैटरी ठीक है डीसी करंट देता था जिसमें कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोल देते थे। लेकिन ये जब पावर स्टेशन से जो करंट आ रही है वो अल्टरनेटिंग है, और इसका अपना यूज है बच्चों, है ना। अगर आप डीसी लगा दें जहाँ से स्टेशन से ये करंट आ रही है अल्टरनेटिंग करंट, अगर वहाँ पे डायरेक्ट करंट वहाँ से भेजा जाए, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बैटरी रख दिया जाए और वहाँ से करंट भेजा जाए, तो ये आप वो करंट आपके घरों तक आ ही नहीं पाएगी। ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? हमने तो वहाँ पे करंट डायरेक्ट करंट बैटरी से लगाया, बैटरी से भेज रहा हूँ तो आना चाहिए ना भाई। क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आएगा बच्चों। उसका कारण है एनर्जी लॉस, है ना, पावर लॉस। क्योंकि उसके बीच में ही हीट एनर्जी में सारा डिसिपेट हो जाएगा उसका पावर। तो वो पावर आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगा। आपको एक बहुत आसानी एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसा कुछ भारी नहीं है भाई, ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बच्चों, है ना। अगर मान लेते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट का यूज करें, और डायरेक्ट करंट का यूज करें, और यहाँ पे मान लेते हैं कि बहुत बड़ा सा बैटरी रखा हुआ हो, है ना। बैटरी रखा हुआ हो पावर स्टेशन के पास, यहाँ से अगर करंट ऐसे करके भेजा जाए, ऐसे करके भेजा जाए, भेजा जाए, भेजा जाए, और ये आपका घर है बच्चों, है ना, ये आपका घर है। तो यहाँ जब डीसी करंट यहाँ से ऐसे करके भेजा जाए, यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसे करके पोल वोल भी लगा रखा है ना, पोल वोल भी लगा रखा है। तो ये बहुत दूर है, मान लेते हैं कि 500 किलोमीटर दूर से आपके घरों में यहाँ तक तारों से आ रही है बिजली। तो यहाँ से पावर भेजा गया है पी, ठीक है, और 1000 वोल्ट की करंट यहाँ से भेजा जा रहा है। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे बच्चों, है ना, ये यहाँ पे कुछ बैटरी है, तो बैटरी से यहाँ पे 1000 वोल्ट की यहाँ पे ऐसे करके करंट भेजी जा रही है। 1000 वोल्ट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होगा बच्चों, पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है। हाँ सर पता है। तो अगर यहाँ पे आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको करंट निकालना होगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं पावर मेरे पास 10 के पावर 5 वाट है। बहुत हाई पावर यहाँ से भेजा जा रहा है, ठीक है। बहुत हाई यहाँ से पावर भेजा जा रहा है आपके शहर में, मान सकते हैं आपके गांव में, मान सकते हैं। तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 10 के पावर 5 वाट अपॉन वोल्टेज 10 के पावर 3 है। तो ये कितना आ जाएगा, 100 एम्पियर का करंट यहाँ से ऐसे करके फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वायर है ना, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसका पास। तो अगर हम इस वायर से जो करंट पास हो रहा है, इस वायर से जो करंट पास हो रहा है 100 एम्पियर का, अगर हम निकालना चाहें कि इसमें पावर लॉस कितना हो रहा है, मतलब हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रहा होगा ना भाई। ये वायर है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ इसमें हीट लॉस हो रहा होगा, है ना। तो हीट लॉस कितना होता है बच्चों? हीट लॉस I² RT होता है ना। तो एक फिक्स टाइम के लिए हम मान लेते हैं, तो I² RT मान लेते हैं, तो I² का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों?
आई स्क्वायर आर टी, मतलब 100 के स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू 10 है, तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 10 के पावर 5 जूल। इतना हीट लॉस हो रहा है, मतलब जितना पावर यहाँ से भेजा गया था वो सारा तो लॉस ही हो गया। समझ रहे, डीसी यहाँ पे लगाया गया है ना, ये डीसी है बच्चों, यही तो डीसी का फेलियर था कि भाई डीसी में यही तो दिक्कत हो रहा था। यहाँ पे जितना पावर यहाँ से भेजा गया ना, और यहाँ से मान लेते बहुत दूर यहाँ पे वायर ऐसे करके लगाया गया है, यहाँ से करंट जा रहा है और सारा यहाँ पे हीट के फॉर्म में बर्बाद हो जा रहा है। देख रहे हैं 10 के पावर 5 जूल आ रहा है यहाँ पे, हीट के फॉर्म में रिलीज हुआ गया ये एनर्जी है ना, जो पावर आ रहा है ये हीट के फॉर्म में रिलीज हो जा रहा है और पूरा का पूरा रिलीज हो जा रहा है। तो यहाँ घर तक बिजली ही नहीं पहुँचा। अरे यार, अब आते हैं एसी पे। मान लेते हैं एसी लगाया हुआ है यहाँ पे पावर प्लांट जो होता है ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे एसी लगा रखे हैं। और एसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, अगर कहीं पे कम वोल्टेज है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, और कहीं पे ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको हम कम कर सकते हैं, यही काम होता है भाई। और ये काम करता है एसी में ही, डीसी में उसको लगाएंगे तो काम नहीं करेगा ट्रांसफॉर्मर को, क्योंकि ये बनाया ही जाता है एसी के यूज के लिए, ठीक है। वो होता है रीजन उसका, जैसे कि चेंज फ्लक्स का वेरिएशन होना चाहिए, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर करंट आ जाएगा, है ना। तो उसी पे बेसिस पे होता है, और वही एसी भी उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे बना होता है। तो दोनों चीज़ सेम प्रिंसिपल पे बने होते हैं, तभी इसका यूज हम लोग एसी में कर पाते हैं, डीसी में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एसी में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी पावर हम लोग 10 के पावर 5 वाट का यूज करते हैं, यहाँ पे जनरेट करते हैं, इतना पावर मान लेते हैं। वही पावर इक्वल टू वी आई फिर यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पे ठीक है हमारे पास 1000 वोल्ट का पोटेंशियल था, ठीक है, 1000 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल था। मैं कहीं कहीं पे पोटेंशियल और वोल्टेज बोला जा करूँ तो सेम समझिएगा बच्चों, वो आदत है बोलने की, मतलब वोल्टेज ही समझिए। वोल्टेज यहाँ पे क्या किया गया है, 1000 वोल्ट का ले लिया गया है। अब हम लोग इसको स्टेप अप कर देते हैं, स्टेप अप कर देंगे मतलब कि ज़्यादा वोल्टेज बना देंगे। अब इसको स्टेप अप करके हम लोग बना दिए 10 के पावर 5 वोल्ट, वोल्टेज बढ़ा दिए भाई, वोल्टेज इंक्रीज हो गया, फाइनल वोल्टेज ये आ गया। स्टेप अप कर दिए हम लोग, कैसे किए, ट्रांसफार्मर लगा के। यहाँ पे हमने क्या किया है, ट्रांसफार्मर लगा रखा है, ऐसे करके ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर लगाने से हम लोग वोल्टेज बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए अभी समझ में आएगा, है ना। जो इस तरीके से आपके यहाँ पे फिर से घर बना दिया, यहाँ से फिर से करंट फ्लो हो रहा होगा, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, पावर कौन, पावर कितना 10 के पावर 5, यहाँ पे वोल्टेज कितना 10 के पावर 5, क्योंकि हमने स्टेप अप कर दिया है तो 1 एम्पियर का यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा भाई। अगर वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, फिर भी इसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है 10 ओम का। अब हम निकालना चाहें कि ये पूरे यहाँ से वायर में जाते जाते घरों तक पहुँचने वाला बिजली में कितना लॉस होगा, कितना हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, मतलब कितना पावर लॉस होगा। पावर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। देखिए, जो पावर था वही हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो ऐसा कोई सोचना नहीं है कि भाई हमने यहाँ पे पावर क्यों लिख दिया, हीट क्यों नहीं लिखा। तो हीट लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आई स्क्वायर आर टी लगाना पड़ेगा और फिक्स टाइम के लिए। चलिए कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे तो हम वही लिख देते हैं। भाई जो पावर है वही हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। बच्चे घबरा जाते हैं, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और टाइम मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टाइम यहाँ पे वही आएगा और यहाँ पे भी टाइम वही आएगा, तो कंपेरिजन करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू 10, मतलब कि 10 जूल हीट के फॉर्म में बर्बाद होगा। यहाँ से आने वाला जो ऐसे करके करंट आ रहा है, उसके कारण इस वायर के रेजिस्टेंस के कारण जो हीट लॉस हुआ है सिर्फ और सिर्फ 10 जूल हुआ है, मतलब सिर्फ 10 जूल ही बर्बाद होगा। मतलब कि इतना वाट पावर में से सिर्फ 10 जूल एनर्जी हटा दीजिए हम लोग, है ना। सिर्फ 10 जूल, मतलब कि 10 वाट का एनर्जी आप लोग ऐसे करके हटा सकते हैं, अगर हम समय को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो समझ रहे हैं कितना कम लॉस हो रहा है भाई। यहाँ पे पूरा का पूरा एनर्जी ही लॉस हो जा रहा था भाई, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 10 जूल का एनर्जी लॉस हो रहा है, तो भाई ये अच्छा है ना। इसमें काम कौन किया, ट्रांसफॉर्मर ने काम किया, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है समझना। तो
क्यों हम एसी पढ़ रहे हैं, क्यों एसी पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एसी का यूज करके हम लोग ट्रांसफार्मर का एसी में यूज करके हम लोग पावर लॉस जो हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है उसको कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपने घरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ओके सर, आप समझ में आ रहा है। इसीलिए डीसी का यूज नहीं कर सकते, डीसी में हम लोग ट्रांसफार्मर यूज ही नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई डीसी ही तो पढ़ रहे हैं तो एसी क्यों पढ़ना, पढ़ना इसीलिए है। ठीक है, और भी यूजेज हैं। पुराने ज़माने में जब ये कुछ साइंटिस्ट लोग थे तो वहाँ पे भी पहले डीसी का ही उपयोग किया गया था एक्सपेरिमेंट करके, तो 2-2 3-3 किलोमीटर पे हमको पावर स्टेशन बनाना पड़ता था क्योंकि भाई इतना ही लॉस हो रहा था ना, इतना ज़्यादा लॉस हो रहा था कि वायर से इतना ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जा रहा था कि 2-2 3-3 किलोमीटर पे एक बड़ा सा पावर स्टेशन बनाना पड़ रहा था। तो ऐसा इतना खर्चा कौन उठाएगा? एसी में है कि हम इतना दूर रखे हैं, मान लेते बहुत दूर है, फिर भी पावर लॉस कम हो रहा है ना? कितने दूर से आपके घरों में बिजली आ रही है, ऐसे ही थोड़ी आ जा रही है। और इतना कम पैसे में हम लोग सब कुछ काम क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज किया जा रहा है एसी में। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो डीसी का यूज हम नहीं कर पाते हैं, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक क्या पढ़ रहे थे सर? बच्चों मैंने आपको बताया कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है भाई एसी को ही पढ़ना, इसीलिए ज़रूरी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग। जैसे अल्टरनेटिंग करंट है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा कि अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है। पहले तो अल्टरनेटिंग का मतलब समझ में आना चाहिए भाई। अल्टरनेटिंग का मतलब, अल्टरनेट मतलब कि अल्टरनेट मतलब चेंज होते रहना, है ना, इसी टाइप का, तो चेंज होते रहना। मान लीजिए कि हम बताते हैं अल्टरनेटिंग एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी whose magnitude changes whose magnitude changes from जीरो टू मैक्स वैल्यू, है ना, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक चेंज होता हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक चेंज होता हो एंड इट्स डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, और उसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, अब अल बल कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, जीरो से उसका मैक्सिमम वैल्यू तक चीज़ चेंज हो रहा है ना। ऐसा नहीं मान लेते इन्फिनिटी तक चेंज हो रहा है, भाई मैक्सिमम वैल्यू तक ही चेंज हो रहा है, औकात में थोड़ी रहना पड़ेगा। और इसका डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज होता है, मतलब कि जिसे साइन का फंक्शन लेते हैं तो होता है ना, 2 पाई के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, ऐसे जो सांप बनता है, ये जो साइन का ग्राफ है ऐसे, ये 2 पाई है, यहाँ जीरो है, यहाँ 2 पाई है, 2 पाई के बाद फिर खुद को रिपीट करता है, तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई का हो गया। जैसे कि कॉस का भी फंक्शन मान लेते हैं, तो कॉस का फंक्शन ऐसे बनता है, यहाँ तक आ गया 2 पाई तक, फिर 2 पाई के बाद खुद को ऐसे करके रिपीट करता है, तो 2 पाई के बाद ये भी रिपीट करता है, तो इसका पीरियड कितना हुआ, 2 पाई के बाद रिपीट करता है, सिंपल। तो पीरियोडिकली ये भी रिपीट करता है खुद को, मतलब ये ऐसा करंट हो गया। जैसे कि ये तो अल्टरनेटिंग का डेफिनेशन दे दिया मैंने, ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग का डेफिनेशन है, लेकिन अल्टरनेटिंग में हमने करंट जोड़ दिया, वोल्टेज जोड़ दिया, तो वो चीज़ आ जाएगा। जैसे ये अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग जो है इसमें अगर वोल्टेज जोड़ दिया तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ जाएगा, है ना बच्चों। कहीं पे करंट जोड़ दिया तो करंट आ जाएगा, कुछ भी ला सकते हैं हम लोग। बस अल्टरनेटिंग का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा हो, मैग्नीट्यूड जीरो से मैक्सिमम तक और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता हो। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ग्राफ लेकर बनाना चाहूँ, ग्राफ लेकर आपको बताना चाहूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक कोई ग्राफ इस टाइप से है, मान लेते हैं यहाँ पे करंट लिखा गया हो या फिर वोल्टेज हो, कुछ भी हो, और यहाँ पे टाइम लिखा गया हो, समय के साथ, समय के साथ मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया। अच्छा ग्राफ नहीं बना है,
ये देखिए, ठीक है बच्चों, जैसा भी ग्राफ बन गया ठीक है। तो ये ग्राफ जो है बच्चों, ये जो ग्राफ है, यहाँ पे इसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे नीचे इसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है। मतलब कि ये 0 से शुरू होकर यहाँ पे 2 पाई पे आया है, और इसके बाद ये खुद को फिर से ऐसा करके रिपीट कर सकता है। ओके, तो और इसका समय के साथ हमेशा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। समय इतना तो मैग्नीट्यूड इतना, समय आगे मैग्नीट्यूड इतना, समय आगे मैग्नीट्यूड, मतलब समय के साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का एग्जांपल है। सिंपल, आप देख सकते हैं इसका पीरियोडिकली डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। शुरुआत में डायरेक्शन पॉजिटिव में था, फिर यहाँ नेगेटिव में डायरेक्शन आ गया है ना, फिर एक डायरेक्शन पॉजिटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग। और भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं बच्चों, बहुत सारे किताबों में एग्जांपल दे रखा होता है। मान लेते हैं ऐसे करके दे दिया, और फिर आपको ऐसे करके दे दिया, है ना। देखिए यहाँ पे भी ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे करंट या फिर वोल्टेज कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। यहाँ पे इसका मैक्सिमम आ रहा है, मान लो तो मैक्सिमम आई नोट है, नीचे का मैक्सिमम आई नोट है। और आप देख सकते हैं समय के साथ यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, समय इतना तो इतना, करंट इसे, है ना, सब चीज़ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये भी एसी का एग्जांपल है। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोला जाएगा, कहीं कहीं पे ऐसा घबराना नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। और भी एग्जांपल्स दिया होता है किताबों में, कुछ इस टाइप का भी एग्जांपल दिया रहता है। इस टाइप से मान लेते हैं ऐसे करके, इस टाइप से मान लेते हैं ऐसे करके, इस टाइप से, है ना बच्चों। तो ये भी हमेशा करंट या वोल्टेज समय के साथ चेंज हो रहा है ना। इसका मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, अभी इतना है, फिर कुछ टाइम के बाद ये 0 हुआ, फिर यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, है ना, तो चेंज हो रहा है। तो ये सब सारा एग्जांपल्स जो है एसी का ही है ना बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, पता चल रहा है कि ये सब एसी का एग्जांपल है, लेकिन ये जनरेट कैसे करेंगे, है ना, जनरेट कैसे करेंगे भाई। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये सब कैसे पावर प्लांट में जो होता है जनरेट हो जाता है। तो बेसिक हम छोटा सा एग्जांपल ही लेंगे, ऐसा नहीं हमको पूरा बताना है, वो सब ज़रूरत भी नहीं है। एक छोटा सा चीज़, आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा होगा, पीछे मैंने बताया था, तो वैसा ही है बिल्कुल, है ना, वो आप पढ़ चुके हैं, तो वही का यूज करते हैं एज वी स्टडी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अगर आपने पढ़ा है ना बच्चों, तो उसी तरीका का बिल्कुल सिमिलर होता है। मान लेते हैं कि देखिए, एकदम बिल्कुल जल्दी से बता देता हूँ कि इस टाइप का मान लेते हैं कि मैग्नेट्स ऐसा आपको बना रखा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। नॉर्थ से साउथ पोल आपको पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर हमने ऐसा कोई सीट रख दिया है ना, इस टाइप से अगर आपको बना के दे दिया है, और यहाँ पे भी ऐसे करके आपको दे दिया है, ठीक है। तो और यहाँ पे ऐसा करके कुछ ब्रश लगा रखा है, यहाँ पे भी ऐसा करके कुछ ब्रश लगा रखा है, और यहाँ से ऐसे करके तार जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ लोड है, ऐसे करके इधर करंट जा रहा होगा। ये ऐसा मैं जल्दी जल्दी में बना दिया, ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ही होता है बच्चों। और ये ऐसा करके ओमेगा से घूम रहा है, ये और कुछ नहीं, एसी जनरेटर ही मान लीजिए, है ना। इससे थोड़ा अलग ही होता होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही। ये बिल्कुल एकदम छोटा सा रेप्लिका टाइप का आपको मैं बना के बता रहा हूँ कि ऐसा मेजोरिटी चीज़ें हो रही होगी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, ये स्लिप रिंग्स होते हैं, ये स्लिप रिंग्स होते हैं बच्चों, और ये ब्रशेज होते हैं, है ना। देखिए क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर ऐसे करके नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ऐसे जा रही होंगी। और ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर सीट हमने ले रखा है, सीट नहीं बोल सकते हैं, ऐसा ही एक वायर टाइप का, इस टाइप का ऐसा शेप है, ठीक है। अब ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है ना, ओमेगा से ऐसे करके रोटेट हो रहा है बच्चों, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इसका ये स्लिप रिंग्स है ना, ये भी गोल गोल ऐसे करके घूमते हैं। तो अब जब घूम रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो यहाँ पे फ्लक्स आएगा भाई, है ना। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स फाई क्या होता है बच्चों,
बी डॉट ए होता है। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा बच्चों, बी ए कॉस ऑफ थीटा होगा। बात ये है बच्चों, बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यूनिफॉर्म है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है। एरिया इसका, इस लूप का एरिया भी कांस्टेंट है। कॉस थीटा वेरिएबल है भाई, कॉस थीटा वेरी कर रहा है ना। ये कॉस थीटा जो है ना बच्चों, ये वेरिंग है भाई, ये वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, क्योंकि अभी अगर ये ऐसे देखिए, मैं एक हमारे पास ऐसा करके बाला टाइप है, तो ये देखिए बच्चों, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होता है, समझ रहे हैं ना, ये ऐसे है, तो एरिया वेक्टर ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही जा रही है मान लेते हैं। तो अगर ये घूम रहा है ऐसे करके, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है बच्चों ऐसे करके, तो इसका एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अभी भी इधर ही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हो रहा है भाई। और ये अगर ऐसे ऐसे पूरा गोल गोल घूम रहा है ना, तो इसका इधर एरिया वेक्टर हमेशा एंगल कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब कॉस थीटा भी चेंज हो रहा होगा, थीटा चेंज हो रहा है तो इसलिए वेरिंग है। तो अगर ये वेरिंग है तो ये पूरा वेरी कर रहा होगा, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, समय के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है भाई। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक चीज़ आपको पता चल गया होगा, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स ही वेरिंग है। फ्लक्स वेरी कर रहा है तो कौन आएंगे, फैराडे अंकल आएंगे, फैराडे सेकंड लॉ, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा भाई, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, निगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी। सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो पढ़ रखा है, इसलिए मैं ये सब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ रखा है बच्चों, है ना। निगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या रख दें, थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो होता है भाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं, निगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी, निगेटिव ऑफ बी ए बाहर आ जाएगा जो कि कांस्टेंट था, डी ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो अब कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस का बी ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये ईएमएफ इंड्यूस आ गया हमारे पास बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस आ गया, तो यहाँ से हम लोग करंट इंड्यूस भी बता सकते हैं। करंट इंड्यूस कितना होगा, बी ए ओमेगा अपॉन इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इधर कॉइल का रेजिस्टेंस जो होगा वो आर मान लेते हैं। तो बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो जो करंट यहाँ से बह रहा है वो इंड्यूस्ड करंट जो है वो इसको आई नोट मान लेते हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी। और यही करंट जो है ना बच्चों, यही करंट यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है ना, यही अल्टरनेटिंग है, यही अल्टरनेटिंग करंट है भाई, है ना। यही अल्टरनेटिंग करंट है, जो यहाँ से ऐसे करके करंट बह रहा होगा, मान लेते हैं इसमें ऐसे करके बह रहा है और इसमें ऐसे करके, तो अगले ही क्षण जब ऐसे करके मूव हो जाएगा तो ये वाला करंट ऐसे हो जाएगा और ये वाला करंट ऐसे हो जाएगा। तो ये करंट चेंज होता रहेगा, अभी अगर ऐसे करके ऐसे फ्लो हो रहा है तो अभी करंट ऐसे करके आ रहा है, इसमें करंट ऐसे करके जा रहा है, तो अगले ही क्षण ये करंट इधर हो जाएगा और ये करंट इधर हो जाएगा। तो करंट ऐसे 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 झुम 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 करता रहेगा, ठीक है। वेरिंग का है भाई, वेरिंग करंट है, वेरी करता रहेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा क्या था बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी था, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये हमको वेरिंग करंट मिल गया है यहाँ पे, क्योंकि ये चेंज हो रहा है बार बार। आपको ऐसे मैं करके तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे। ऐसे था ये कॉइल, तो ये कॉइल कुछ टाइम के बाद बच्चों ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ये ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा ओमेगा से, है ना, एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे करके मूव कर रहा है। तो उसके कारण यहाँ पे जो करंट आ रही है ना, ये करंट कभी ऐसे बनेगी, अगले ही टाइम इसमें करंट ऐसे बन जाएगी, है ना। जब मूव हो रहा है तो ऐसे बन जाएगी, क्योंकि ये इधर उठ के इधर आ जाएगा और ये उठ के इधर आ जाएगा, तो ये उठ के इधर आ जाएगा तो करंट ऐसे, और ये उठ के इधर आ जाएगा तो करंट ऐसे, है ना। तो वो चेंज होने के कारण यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट बोल दिया गया है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये उठ के अंदर चला गया, ये इधर आ गया, तो इसका करंट हुआ ऐसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे से ऐसे, और इसका ऐसे से ऐसे हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ऐसे हो रहा है तो बार बार चेंज हो रहा है, इसीलिए तो इसको अल्टरनेटिंग करंट बोल दिया गया। अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है। अभी तक हम लोग डायरेक्ट करंट में क्या देख रहे थे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट हो जाता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल ही हैं ऑलरेडी, वो वाइब्रेट कर रहे हैं
वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं ना, वाइब्रेट कर रहे हैं। बोला जाता है ना कि मान लेते हैं कि 220 वोल्ट पे पोटेंशियल पे 50 हर्ट्ज पे हमारे को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आ रही है करंट। तो एसी करंट में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया 1 सेकंड में 50 बार ये ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं। 50 बार बच्चों, तो जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगा उतने ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे ही होते हैं लेकिन वो वाइब्रेशन करते हैं ऐसे ऐसे, तो उसके कारण यहाँ पे उसके वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी फ्लो होता है वो हमारे घरों तक आती है। वो एनर्जी से हम लोग टीवी चला लेते हैं, वो एनर्जी से हम पंखे चला लेते हैं, वो एनर्जी से कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। एसी मतलब ये एसी अलग है जिससे हवा खाते हैं, वो एसी की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सब वहीं पे है लेकिन उसका इफेक्ट आ रही है घरों पे। उसका इफेक्ट मतलब कि उसकी एनर्जी आ रही है, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो हमने क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और आई नोट का वैल्यू हमने देखा बी ए ओमेगा अपॉन आर था। यहाँ पे ओमेगा जो है वो क्या है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। 1 मिनट साहब, क्या लिख रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी है ना ओमेगा, पीछे तो एंगुलर वेलोसिटी बताया मैंने, और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ। गलत पढ़ा रहे हो क्या गुरुजी? मैं जा रहा हूँ नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, गलत नहीं है, सही है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन मुझे भी होता था अपने टाइम पे कि यहाँ पे यूज हम करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और पीछे यूज कर रहे थे तो एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ओमेगा होता है ना वो दो रोल में फिट हो जाता है। एक जगह पे एंगुलर वेलोसिटी का काम करता है, एक जगह पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का काम करता है। जल्दी से देख लीजिए, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत परेशान करती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। तो एक है एंगुलर वेलोसिटी, एक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको भी ओमेगा से ही बोलते हैं, इसको भी ओमेगा से ही बोलते हैं। दिक्कत ये है कि यहाँ पे ओमेगा जो होगा, यहाँ पे ओमेगा जो होगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का काम करेगा, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का काम करेगा। एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा का वैल्यू होता है थीटा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे ओमेगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है क्या? मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ? नहीं, सही लिख रहा हूँ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, मेरे को भी नहीं लग रहा है। ओके, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये थीटा अपॉन टी है। तो ये कब यूज करना है ओमेगा का वैल्यू, ये कब यूज करना है ये आपको समझना पड़ेगा। ये तब यूज करना है व्हेन देयर इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं ना वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो, जो घूम रहा हो गोल गोल। तो घूमेगा तो जैसे घूमेगा, अभी मैं बताने वाला हूँ। जैसे गोल गोल घूमेगा तो वो वहाँ पे ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का काम कर रहा है ना। लेकिन अगर कहीं पे व्हेन देयर इज एस एच एम, कहीं पे एस एच एम है, कहीं पे वेव्स पढ़ रहे हैं हम लोग, कहीं पे ऑसिलेशंस पढ़ रहे हैं, कहीं पे हम लोग एसी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इन सब चीज़ों में जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट मतलब कि एक जगह पे आगे पीछे या ऊपर नीचे होते हैं। एक जगह पे कुछ है ऐसे 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 हो रहा है, ये गोल नहीं घूम रहा है भाई, ये एक जगह पे आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहे हैं। इन सब चीज़ों में वही होता है, पार्टिकल का मोशन आगे पीछे ऊपर नीचे इस टाइप का होता है, जैसे ऐसे ऐसे भी हो रहा है, लेकिन वो पूरा गोल नहीं घूमेगा, है ना, पूरा गोल नहीं घूमेगा। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टाइम पीरियड, मतलब कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। यहाँ पे नोट सर्कुलर मोशन, यहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं होता है भाई, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझ गए। तो कुछ बच्चों को एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि सर कहीं कहीं पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है?
अगर कहीं पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा गया है, एंगुलर नहीं सिर्फ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होता है एफ इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। अब ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी पता है, मुझे भी ऐसे कौन समझाता है, इतना ख़राब समझाएंगे तो बच्चे कहेंगे ये क्या समझा दिया मास्टर। इसको ऐसे समझिए, एक सेकंड ऊपर देखिए, आपको पंखा दिख रहा होगा, दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ इधर, लेकिन ये पंखा दिख रहा होगा, ये जो पंखा आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, ये पंखा अगर चलता है तो अगर मैं पूछूं कि ये पंखा 1 सेकंड में कितने बार चल जाएगा, जैसे ये वाली जो डैना यहाँ पे है ना, ये जो पंख इसका यहाँ से है, तो अगली बार फिर यहाँ पे आएगा तो एक रोटेशन हो जाएगा। तो पूछ रहा हूँ कि 1 सेकंड में ये कितना बार ऐसे ऐसे गोल गोल घूम जाएगा, 1 सेकंड में कितना बार घूमेगा। मान लेते हैं 5 बार घूम गया, ऐसे जल्दी से यहाँ घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, 1 सेकंड में 5 बार ही घूम गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इफ फैन रोटेट्स 5 साइकिल, 5 बार ही घूम गया, 5 साइकिल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में 5 साइकिल अगर घूम गया, देन तब हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी जो है इसका वो 5 है। इस पंखे का फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पंखे का फ्रीक्वेंसी 5 है। आ रहा है समझ में, फ्रीक्वेंसी ये होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, ये पंखे को एक बारी यहाँ से इस डैना को फिर से यहाँ पे आने में एक बारी में कितना टाइम लगा है ना? जैसे एक बार 2π रेडियन एंगल चलने में जो पंखे वगैरह होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं वो रेडियन वाइज चलते हैं, अगर पूरा एक बार रोटेट कर गया तो वो 2π रेडियन चलता है, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड जिसको टी से डिनोट करते हैं, है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक साइकिल में मान लेते हैं 2π रेडियन चलने में कितना उसको टाइम लगा, है ना, एक बारी गोल घूमने में कितना टाइम लगा होगा, मान लेते हैं 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड उसका टाइम पीरियड हो गया, टी हो गया, ठीक है। लेकिन 1 सेकेंड में कितने बारी गोल गोल घूम गया उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल इसी की तरह ही है। अगर वो एक बारी गोल घुमा है, एक साइकिल घुमा है, तो कितना रेडियन चला है, 2π रेडियन चला है। अगर एक साइकिल घुमा है पंखे तो कितना 2π रेडियन चला है। वही अगर 5 साइकिल घूम गया है, क्योंकि 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 5 साइकिल घूम गया तो कितना रेडियन चल गया, 2π × 5, मतलब कि 10π रेडियन चल गया है। तो ये जो 10π रेडियन है ना, यही है भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, यही है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों। जो 10π चला है ना, 10π रेडियन, यही इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। सिंपल, मतलब फ्रीक्वेंसी है, बस उसमें 2π से गुना कर देना है। तो इसीलिए तो बोलता हूँ मैं कि ओमेगा जो है 2π/टाइम पीरियड है, और 1/टाइम पीरियड क्या होता है, 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 2π × फ्रीक्वेंसी। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ओमेगा में बस 2π का फ्रीक्वेंसी में 2π का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना, हो गया। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये दोनों सिमिलर ही क्यों है, ओमेगा के जगह पे हम और कुछ सिंबल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इसीलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने फेजर पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा। जो फेजर होता है जिसमें कि पार्टिकल गोल गोल घूमता है, जिसमें कि अगर मान लेते कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, ये ऐसे करके घूमा, ये पार्टिकल फिर यहाँ पे आया, ये पार्टिकल फिर यहाँ पे आया और फिर यहीं पे आ गया, मतलब पूरा इसने क्या किया, ऐसे करके ट्रेवल किया, 2π रेडियन चल लिया गोल गोल। तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा भाई, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आर ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पे जो ओमेगा हम लिख रहे हैं, जो ये वेलोसिटी गोल गोल घूमने वाला वेलोसिटी है, यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है भाई, क्योंकि ये गोल गोल घूम गया। लेकिन अगर हम इधर से एक टॉर्च जला दें, अगर हम यहाँ पे टॉर्च जला दें, टॉर्च क्यों जला रहे हैं समझिएगा, यही तो करते थे फेजर में। अगर इधर से ऐसा करके फॉक्स जला दें, टॉर्च जला दें, तो टॉर्च के रोशनी की वजह से इसका परछाई यहाँ पे बनेगा,
तो इसका जो परछाई बन रहा है यहाँ पे बच्चों, ये जो यहाँ पे परछाई बन रहा है, ये परछाई कैसे मूव करेगा? अगर ये यहाँ से यहाँ चला गया तो इसका परछाई यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया तो परछाई फिर से यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो परछाई फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट फिर से यहाँ पे गया तो परछाई फिर से यहीं पे आ गया। तो परछाई भी ट्रेवल कर रहा है इसके साथ, लेकिन परछाई ऐसे 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 मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है वो ऐसे करके मोशन कर रहा है भाई, समझना पड़ेगा आपको बच्चों। यहाँ पे ये इसका जो परछाई है ऐसे जा रहा है, ये परछाई फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, और फिर ऐसे करके मूव कर जा रहा है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे ये जो मोशन हो रहा है ना ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाइज देखते हैं। तो यहाँ पे हम जब ओमेगा यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे बोला हूँ एसएचएम, वेव, ऑसिलेशन, एसी, ये सब में क्या होता है, पार्टिकल ऐसे करके वाइब्रेट करता है। और क्लियर हो जाएगा, आगे चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी आसान है लेकिन समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख दो भाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। तो अब क्या लिखना होगा यहाँ पे, आई का वैल्यू। आई का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, जल्दी देखिए बच्चों। आई नोट इंटू साइन ओमेगा टी है, तो ओमेगा का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम आ जाएगा। इसका आप ग्राफ भी बना सकते हैं बच्चों। तो ग्राफ अगर कैसे बनाएं, हम ग्राफ को ऐसे बना सकते हैं, मान लेते हैं ग्राफ भी बना सकते हैं हम लोग। देखिए ग्राफ में कैसे अगर दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, साइन का फंक्शन है तो ऑब्वियसली बच्चों ऐसे करके ही जाएगा, ऊपर भी मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे ये जो आई नोट है ना, देखा जाए तो यही मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी जो साइन का वैल्यू होता है वो -1 से +1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1। मतलब कि अगर हम आई का मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहें, कहीं कहीं पे एम्पलीट्यूड भी बोल दिया जाता है, कहीं कहीं पे पीक वैल्यू भी बोल दिया जाता है। देखिएगा ये सब वैल्यू, ये सब वर्ड यूज किया जाएगा तो आपको घबराना नहीं है। तो इसके जगह पे आप हमेशा लिखेंगे आई नोट, ठीक है ना, आई नोट ही होता है। ठीक है, आई नोट के लिए ही ये सब चीज़ यूज किया जाता है। यहाँ पे आई नोट है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। आई नोट के लिए ही ये सब वर्ड यूज किया जाता है। और आई नोट का वैल्यू जो आया था, हम क्या बताए थे बच्चों, BA ओमेगा/R आया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये आई नोट है, यहाँ पे ये आई नोट ही लिखा जाएगा क्योंकि मैक्सिमम है, यहाँ पे भी आई नोट ही लिखा जाएगा। ओके, लेकिन ये अब चेंज कैसे हो रहा होगा, साइन ओमेगा टी है ना, यहाँ पे ये ओमेगा ही है मान लेते हैं। तो साइन ओमेगा टी कैसे चेंज हो रहा होगा, पहली बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये होगा 2 पाई, यहाँ पे ये होगा पाई, यहाँ पे होगा ये पाई/2, और यहाँ पे ये होगा 3 पाई/2। ठीक है, अब टाइम पीरियड के टर्म में अगर लिखना है आपको तो टाइम पीरियड के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो I=I0 साइन ओमेगा का वैल्यू अब 2 पाई बाई टाइम पीरियड डाल दीजिए इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक चला है तो ये कितना चला है, हाफ टाइम पीरियड चला है, क्योंकि ये पूरा ऐसे करके अगर चल लिया, ये ग्राफ अगर देख रहे हैं आप, तो ग्राफ में अगर ये ग्राफ ऐसे करके पूरा कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पे पार्टिकल है वो ऐसे करके जा रहा है, और यहाँ पे पूरा फुल टाइम पीरियड में यहाँ पे आ जा रहा है, 2 पाई रेडियन चल रहा है। मतलब फुल टाइम पीरियड यहाँ पे ये होता है, और यहाँ पे इसका हाफ टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये टाइम पीरियड जो होता है वो होता है T/4। यहाँ पे टाइम पीरियड होता है T/3 T/4 लिख देते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। टी के जगह पे अगर हम लिखना चाहें कौन सी टाइम की बात हो रही है, ये टाइम जो है ना, ये पाई/2 को हटा दीजिएगा, यहाँ पे T/4 लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम के फंक्शन में अगर लिखना है तो टाइम के जगह पे अगर हम लोग T/4 डालें तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे T/4 डाल देते हैं, टी कट जाएगा, ये 2 बार में तो पाई/2 आ गया। तो साइन पाई/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है।
तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो आई नोट इंटू 1 आई नोट ही आ गया। तो आई का वैल्यू क्या हो गया, आई नोट। और देख सकते हैं T/4 पे आई नोट ही आया है ना। सही हम लोग ग्राफ बनाए हैं। मान लेते हैं T/2 पे चेक करना चाहते हैं, T/2 डाल दो बच्चों, टी कट जाएगा, ये कट जाएगा। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। देख सकते हैं T/2 पे आई का वैल्यू क्या है, 0 है, यहीं पे तो आ गया। तो ये ग्राफ बता रहा है कि आपने सही बना रखा है, ठीक है। ये ग्राफ बता रहा है कि आपने सही बना रखा है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं बच्चों, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। चलते हैं आगे हम। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बच्चों, है ना, आपको इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। देखिए तो यहाँ पे एक और चीज़ आ गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। अभी जो बताया उसी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हेन अ कॉइल रोटेटेड रैपिडली इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। बिल्कुल अभी जो पीछे बताया। एज अ रिजल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, ठीक है। उसके बाद इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा उस कॉइल में, सर्किट में, ठीक है। दिस वोल्टेज एंड करंट आर नोन एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट। यही तो बताया मैंने, जो पीछे बताया वही बात हो रही है। जैसे कि आई की बात हो रही है, तो आई नोट हम लोग यूज किए थे, साइन ओमेगा टी यूज किए थे। उसी तरीक़ा से हम लोग जब आई नोट का वैल्यू लिख रहे थे तो बी ए ओमेगा लिखे थे, अपन आर लिखे थे। वोल्टेज लिखे थे तो वी नोट इंटू साइन ओमेगा टी लिखे थे। और वी नोट का वैल्यू हमने लिखे थे बी ए ओमेगा लिखे थे। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है बच्चों, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आसान है यार और इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि ये हम पीछे बता चुके हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज होगा आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ बता रहा है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ में कुछ कुछ वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पीक वैल्यू का यूज किया जाएगा कहीं कहीं पे। तो पीक वैल्यू क्या होता है वो समझना पड़ेगा आपको बच्चों। पीक वैल्यू अभी जो मैंने बताया, देखिए पीक वैल्यू मैंने यूज किया था यहाँ पे, ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया। देखिए पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड, आई मैक्स ये सब यूज किया जाए तो इसका मतलब आई नोट की बात हो रही है, मतलब कि ये पीक वैल्यू होता है, ठीक है। वहाँ पे वी नोट भी हो सकता है, मतलब अगर कहीं पे हम लोग यूज कर रहे हैं आई का वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे जो ये है ना, जो आई नोट है यही पीक वैल्यू है। इसके जगह पे वी नोट भी कहीं कहीं पे लिखा जाएगा, तो वी नोट भी पीक वैल्यू ही होता है, क्योंकि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 1/r करना है ठीक है। तो आई थिंक ठीक होगा। इसी का वैल्यू अगर एम्पलीट्यूड भी कहीं कहीं बोला जाए तो आप समझ लीजिएगा इसी की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर होना चाहिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए मीन स्क्वायर वैल्यू से पहले हम लोग मीन वैल्यू समझ लेते हैं। ये जो मीन है, मीन क्या होता है आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए पहले मैं आपको मीन वैल्यू समझाता हूँ। मीन वैल्यू या फिर कहीं कहीं पे एवरेज वैल्यू बोल दिया जाएगा, है ना बच्चों। मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, तो ये दोनों चीज़ सेम होती है ना। आपको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। एवरेज वैल्यू आप समझ रहे होंगे, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा एवरेज क्या होता है भाई। अगर 3-4 वेलोसिटीज दे रखी है तो v1 + v2 + v4 अपन 4 कर देते थे। वही यहाँ पे भी है, मीन भी उसी का नाम है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या फिर करंट। यहाँ पे तो यही है, और जगह पे और होगा तो और यूज कर सकते हैं, है ना, किसी का भी ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पे बस हम लोग वोल्टेज और करंट पढ़ रहे हैं तो उसी को ले लिए। एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट फॉर और कंप्लीट साइकिल, है ना बच्चों। एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं एवरेज वैल्यू, तो वही होता है मीन वैल्यू, ठीक है। क्या मैं बोला हूँ आपको अभी समझ में आएगा। देखिए अगर आपको बोला जाए कि आपको बताना है एवरेज वैल्यू ऑफ मान लेते हैं एवरेज वैल्यू आपको साइन ओमेगा टी पूछ लिया, बताइए क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं
कि साइन ओमेगा टी जो है उसको ऐसे लिख दीजिए, ये एवरेज वैल्यू बताता है, या साइन ओमेगा टी का ऐसे कर दीजिए, ये भी एवरेज वैल्यू ही बताता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है, कहीं के ऐसे लिखा जाए सिंबल या फिर ऐसे सिंबल लिखा जाए, दोनों का मतलब सेम होता है, वो एवरेज वैल्यू को ही बताता है। तो ये सब चीज़ें ठीक है, हम ये निकालेंगे भी आगे चल के, हम निकालेंगे कि इसका एवरेज वैल्यू होता कितना है। अभी समझिए, अभी मान लीजिए कि अभी अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना है आई का, कितना होगा भाई? आई का वैल्यू क्या था? आई नोट साइन ओमेगा टी था, यही तो था एवरेज वैल्यू। हाँ सर, यही तो था। लेकिन अगर हम शुरुआत से आ जाए, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे ये हमको बताना है ना। ये निकालेंगे कैसे? इस तरीके से निकालेंगे। देखिए, आपको पता है कि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सर ये तो होता है, ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन ये तो डीसी करंट में होता था, यहाँ पे तो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरी कर रहा है भाई। तो यहाँ पे ये कैसे लिख सकते हैं? अगर हम माने कि हम किसी इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस, मैं अगर किसी इंस्टेंट पे, छोटे से इंस्टेंट पे, छोटे से टाइम के लिए, छोटे से चार्जेस के लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं ये यूज कर सकता हूँ। ठीक है, फिजिक्स में ये है भाई हमें जहाँ पे यूज करना होता है हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम छोटे से इंस्टेंट की जब बात कर रहे हैं तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यूज कर सकते हैं। और हमें पता है, हमें पता क्या है बच्चों, कि अगर हमें कहीं पे एवरेज वैल्यू निकालना हो, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना हो, मान लेते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल द चार्जेस, मतलब कि टोटल चार्ज, क्यू टोटल अपॉन टोटल टाइम, है ना, ये टाइम है नीचे बच्चों। भाई आपको पता होगा कि करंट का वैल्यू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है, हमको पता है। लेकिन अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं, एवरेज करंट कितना होगा, तो जितना चार्जेस है सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कर दो। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। अगर एवरेज निकालना ही है तो हम जितने भी चार्जेस है सबको जोड़ देंगे, नीचे टोटल टाइम लिख देंगे, तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा, मतलब कि एवरेज करंट आ जाएगा। और यही तो हम लोग करते आए हैं भाई। कहीं पे हमको एवरेज वैल्यू वेलोसिटी निकालना रहता था तो क्या करते थे? तो जितना भी डिस्टेंस चला होता था, जितना भी डिस्प्लेसमेंट था, अपन में टोटल टाइम कर देते थे। यही तो करते थे। नहीं सर, हम लोग ऐसे करते थे, V1 प्लस V2 V3 डिवाइडेड बाई 3। अरे भाई वो भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग करते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 डिवाइडेड बाई टोटल 3। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको इसका वैल्यू निकाल के लिखना हो, जैसे वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम करेंगे ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। आप समझ गए होंगे इतना मैं बताता हूँ, पता नहीं क्यों समझ रहे होंगे ना बच्चों, एवरेज निकालने तो आता ही होगा, कितने बार बताया चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग डी क्यू लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा? आई डी टी हो जाएगा। हाँ सर, इंटीग्रेट कर दो। ओके, तो अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। छोटे से समय के लिए हम निकालना चाहते थे तो उसके लिए हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। हाँ सर, इंटीग्रेट करने पर समेसन ही तो होता है, तो हमें टोटल चार्जेस मिल जाएंगे। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू टोटल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब इधर हमको नहीं पता है कि कितना करंट है, कैसा दे रखा है, तो यहाँ पे एवरेज करंट जो होगा, आई एवरेज, वो हमने निकाल लिया। टोटल, यहाँ पे टोटल चार्ज जो है ना, इसी को यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी भाई अगर टोटल टाइम ही लिखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिख दो, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल टाइम ही तो मिल जाएगा। हाँ सर, अब कहाँ से कहाँ तक जाना है वो अब डिपेंड करता है सवाल में कहाँ से कहाँ तक पूछा है। ये तरीका है, ये हमें सीखना था, यही हम आपको सिखाना चाहते थे बच्चों, है ना, कि अगर कहीं पे अगर एवरेज किसी चीज़ का पूछा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन विथ टाइम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, याद रखिएगा, ये हर जगह पे वैलिड है। इफ़ एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेशन ऑफ जो भी दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कर दो, या फिर जो भी फंक्शन दे रखा है। अगर हमको यहाँ पे आई स्क्वायर दे रखा है तो ये फंक्शन में आई स्क्वायर है,
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा। भाई सब जगह ये वैलिड हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम कर कुछ नहीं रहे, वही काम कर रहे हैं जो वहाँ पे पूछा जा रहा है ना। अगर हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फॉर अ कंप्लीट साइकिल मतलब क्या होता है, पूरा साइकिल चलने के लिए, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था, भूलना नहीं है बच्चों। कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट साइकिल में टी होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्लीट साइकिल बोला जाए तो इसका मतलब 2 पाई तक चल लेता है ना, और इसमें टाइम पीरियड टी हो जाता है। हाफ साइकिल बोला जाए कहीं पे, हाफ साइकिल में T/2 चलता है इतना टाइम पीरियड तक, और इसमें एंगल पाई रेडियन चलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होगा। यहाँ से यहाँ तक ये हाफ है, यहाँ से यहाँ तक ये हाफ है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। इसको बोल देते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसको बोल देते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ये अपने हिसाब से बोलने का तरीका है बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा था हमें कंप्लीट हाफ साइकिल, कंप्लीट का मतलब फुल। तो यहाँ पे अगर हम करंट का एवरेज वैल्यू निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा, कहाँ से, जीरो से टोटल टाइम तक, जीरो से टोटल टाइम तक। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, आई का वैल्यू आपको पता ही है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे डाल दीजिए इसके जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो अभी घबराना नहीं है भाई। अब आ जाते हैं हम लोग मीन स्क्वायर वैल्यू, तो आप समझ गए मीन वैल्यू समझ गए ना, तो अब आप ये भी समझ जाइएगा। यहाँ पे क्या करना है, मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट या वोल्टेज, है ना, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक है बच्चों, काफ़ी आसान है। बोला ये जा रहा है कि अगर देखिए, अगर इस टाइप से बोला जाए तो आपको पहले क्या करना है, स्क्वायर लेना है फिर मीन लेना है। तो स्क्वायर लेके मीन लेना है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आई का स्क्वायर लेना है फिर उसका मीन लेना है, यही तो हुआ इसका मतलब। या फिर ऐसे करके भी बोल सकते हैं कि आई का स्क्वायर लेना है फिर मीन ले लेना है, सिंपल। यही तो बोला जा रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो यही हमें करना भी है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं थोड़ा छोटा ही करके लिख देता हूँ, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो बात ये है, अगर हमको ऐसे लेना है तो हमको पता है आई का वैल्यू कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम देखना चाहें तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लेना चाहें एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर का डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यही तो मैं पीछे समझा रहा था, ये जो फंक्शन यहाँ पे है वही यहाँ पे डाल देना है भाई। आ रहा समझ में, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पूरा फुल टाइम तक, जीरो से फुल टाइम तक। आई स्क्वायर का वैल्यू अब कितना है, देखिए आई नॉट स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई, नीचे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी ही आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो से टी तक। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अब डायरेक्टली साइन स्क्वायर का हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉस 2 ओमेगा, मतलब ऐसे ये फार्मूला होता है ना वो जो मैथ्स में, कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, अगर आपको याद हो तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसके जगह पे हम लोग इसके जगह पे डाल सकते हैं ये पूरा वैल्यू। तो अगर हम अलग अलग कर दें तो वो वैसे भी कर सकते हैं, चलिए छोड़ दीजिए अलग अलग क्या करना है। तो यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई टी आ गया,
और यहाँ से 2 और बाहर आ जाएगा 1/2, क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करना है किसका बच्चों, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का 0 से टी तक। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए। यहाँ से हम लोग कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 रखेंगे तो टी ही आ जाएगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो कॉस का इंटीग्रेशन प्लस का साइन हो जाता है, साइन ऑफ 2 ओमेगा। 2 ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू टी। और यहाँ पे बाहर कितना आ जाएगा, 1/2 ओमेगा। अब इसको कहाँ से कहाँ तक ले जाना है बच्चों, इसको ले जाना है हमें 0 से टी तक। ले जाइए, सिंपल सी बात है। अगर आपने इसमें टी रख दिया तो यहाँ पे टी टी कट जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। तो साइन ऑफ 4 पाई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है मैं यहाँ से लिख देता हूँ मैं, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t इंटू टी प्लस 1/2 ओमेगा इंटू साइन 4 पाई 0 होता है, माइनस साइन 0 0 होता है। फिर कितना आ गया, ये तो ओवरऑल 0 हो गया बच्चों। तो यहाँ से ये टी टी भी कट जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ गया आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब एवरेज ऑफ, मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू का कितना होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है करंट का बच्चों, वो होता है आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आगे चलते हैं। तो अब आगे एक और टर्म आ जाता है बच्चों, जिसको बोलते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको RMS बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहें कि IRMS कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये निकाले थे ना, ये इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि IMS बोल सकते हैं, मतलब कि मीन स्क्वायर है, ये मीन स्क्वायर करंट का वैल्यू आया है। और यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो मैंने क्या बोला, पीछे से चलना है, स्क्वायर लेना है, मीन लेना है, फिर रूट लेना है ना बच्चों। तो पहले लेना है स्क्वायर, मतलब कि आई का स्क्वायर, फिर उसका लेना है मीन, फिर उसका लेना है रूट, फिर उसका रूट ले लिए। तो यही तो हो गया IRMS। ओके, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चों, आप कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि हमको आई का वैल्यू पता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं रूट ओवर इसका। अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना हो, तो एवरेज वैल्यू निकालना आपको मैंने सिखा दिया है बच्चों। कैसे सिखा दिया है, उसका इंटीग्रेशन कर दो, जो फंक्शन दे रखा है ए स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रेशन, कहाँ से, 0 से टी टाइम तक, 0 से टी टाइम तक। अगर हम लोग फुल साइकिल के निकालना चाहें, फुल साइकिल के लिए निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 0 से टी टाइम तक। तो अब आप बताइए वैल्यू कितना आएगा बच्चों, अगर हमको रूट लेना है। अभी हम ये पूरा फिर से करने जाएंगे तो फिर से बहुत बड़ा हो जाएगा झमेला, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अगर इस टाइप का यहाँ पे फंक्शन बन जाए, आई का स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, देखिए आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, पूरा तो वही है। तो इस पूरे का वैल्यू कितना आया था, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस पूरे का वैल्यू कितना आया था बच्चों, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ जाएगा, आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो IRMS आपको पता चल गया ना, IRMS आपको पता चल गया, आई नॉट बाई √2। तो बहुत सिंपली तरीका से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये IRMS आ गया। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, तो VRMS भी बता सकते हैं। तो V नॉट डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। ये भी आसान है भाई। अरे यार, आपको पता है बच्चों कि V का वैल्यू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। सब कुछ तो वही है बस यहाँ पे आई नोट की जगह पे V नोट आ गया है ना, तो सब कुछ तो वही है, तो सब कुछ तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन ही साइन ओमेगा टी का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये आ गया अब जो आप यहाँ पे आ गए, तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होता है वोल्टेज का, अगर VRMS आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, आपको V नोट पता होना चाहिए। तो जब हमारे घरों में जो बिजली आ रही है ना, जो मैंने शुरू में बताया आपको, उसका वोल्टेज 220 वोल्ट ही होता है भाई। ये सॉरी ये नहीं,
वो उसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, जो कि VRMS है। सर ये कैसे पता चला कि 220 वोल्ट है तो VRMS ही होगा? VMS भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है भाई, V एवरेज भी हो सकता है। होगा यही, क्योंकि मुझे पता है। कैसे? क्योंकि अगर हम इंस्ट्रूमेंट लगा कर देखते हैं, अगर हम ये जो AC करंट आ रहा है, AC वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, वहाँ पे अगर वोल्टेज नापने के लिए, ऐसे हम लोग नॉर्मल वोल्ट मीटर एमीटर का यूज नहीं कर सकते हैं AC को नापने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो फ्लक्चुएट हो रहा है ना बच्चों, वहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है, वो बस एक जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट आता है ना। तो अलग इंस्ट्रूमेंट से अगर हम नापें तो हमें पता चलता है कि V0 जो कि पीक वैल्यू है, पीक वोल्टेज पीक वोल्टेज वैल्यू जो है वो आ रहा है 311 वोल्ट। ठीक है, ये देखा गया है बाय मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, है ना, मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, AC वोल्ट मीटर बोल सकते हैं, है ना। AC वोल्ट मीटर से हमने नापा तो हमें पता चला कि 211 वोल्ट पीक वैल्यू आ रहा है, पीक वोल्टेज का वैल्यू इतना आ रहा है। तो उसके बाद फिर हमने VRMS कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट किए, तो यहाँ पे 311 वोल्ट डिवाइडेड बाई √2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 1.414 होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट ही आ रहा था, और हमें 220 वोल्ट जब मिला तो हम समझ गए कि भाई यही इसका RMS वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बन ही गया वहाँ पे। स्टैंडर्ड कैसे बन गया? क्योंकि हमें जब पीक वैल्यू पता चला तो हमने जो कैलकुलेट किया VRMS, वो इतना आया, और वो बिल्कुल स्टेबल वैल्यू था। क्योंकि अगर आप इतना वोल्ट का बैटरी, DC बैटरी ले लें, DC बैटरी से अगर इतना वोल्ट का वहाँ पे वोल्टेज निकालें, और अगर आप कोई हीटर जला दें जहाँ पे मतलब एनर्जी लॉस हो रहा हो, है ना, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा हो, अगर आप ऐसा कर दें तो जो हीट लॉस होगा I²RT, तो जो यहाँ से करंट मान लेते हैं निकल रहा है, मान लेते हैं कि 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है, या फिर वोल्टेज दे रखा है, तो अथी हीट लॉस का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं V²/R × T। तो आपको V² मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर रेजिस्टेंस रख दीजिए, और कुछ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो ये जितना हीट लॉस आ रहा है ना, जो आपने DC बैटरी लगा रहा है जिसका वोल्टेज इतना है, वो बिल्कुल सिमिलर आ रहा है जो VRMS हमारे पास 220 वोल्ट है। सर सिमिलर है तो सिमिलर ही तो आएगा, लेकिन ये और केसेज में सिमिलर नहीं आ रहा था। और केसेज जो एवरेज है, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, मीन स्क्वायर वोल्टेज है, वहाँ पे नहीं आ रहा था भाई। वहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 220 वोल्ट नहीं आएगा। और जो हमारे घरों में ये सब जो टीवी कूलर सब ये सब चल रहा है ना, ये बस स्टैंडर्ड 220 वोल्ट पे ही बना हुआ है। अगर इससे ज़्यादा आएगा, जो कि 311 वोल्ट है मतलब पीक वैल्यू है, इतना इतना से ज़्यादा तो नहीं आएगा। अगर इतना तक आने लगा तो भाई सब खराब हो जाएगा, है ना। तो ये स्टैंडर्ड इतना वोल्ट पे ही बना होता है, और इंडिया में स्टैंडर्ड इतना ही वोल्ट पे बिजली हमारे घरों में भेजा जाता है। ठीक है, ताकि सारी हमारे घरों में चलने वाली एप्लियंसेस जो हैं वो सही से चल पाए। और ये बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों, है ना। अगर ये बिल्कुल अच्छी वैल्यू आई है हमारे पास, इससे ज़्यादा भी ला सकते थे, लेकिन फिर पूरा हमारे को चेंज करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा भी रख सकते थे, लेकिन फिर हम लोग फिर ये सब जो हमारे पास एप्लियंसेस है इसका यूज कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो बने ही इतने वोल्ट के लिए हैं। आ रहा है समझ में? अमेरिका में और बाहरी कुछ कुछ देशों में वहाँ पे बोला जाता है कि 110 वोल्ट का यूज किया जाता है। तो ठीक है, वहाँ पे यूज किया जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा लोगों का। क्यों खर्चा हो रहा होगा? देखिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ क्यों खर्चा इतना हो रहा होगा। क्योंकि अगर हम पावर लॉस की बात करें, जो हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है, वो हो रही है I²RT। ठीक है, और पावर क्या होता है? V × I होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 220 वोल्ट का यूज कर रहे हैं, मतलब हाई वोल्टेज का यूज कर रहे हैं, तो करंट कम रखेंगे तो भी हमारे को पावर वही मिलेगा। ठीक है, करंट कम रख रहे हैं फिर भी पावर वही मिल रहा है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है, 220 वोल्ट है। ठीक है, तो करंट का वैल्यू कम रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू भी कम ही रखेंगे तो भाई हीट लॉस भी कम ही होगा। करंट का वैल्यू कम रख रहे हैं, और आर उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रख रहे हैं, और टाइम रख रहे हैं किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो हीट लॉस कम हो रहा है।
लेकिन अगर हम इसके जगह पे 110 वोल्ट ले लें, तो अगर वोल्टेज को कम कर दिया तो करंट का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका वैल्यू फिर हीट का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब अगर इससे हम लोग कम वोल्टेज का लेने लगे, वोल्टेज का हम लोग यूज करने लगे, तो करंट बढ़ जाएगा, जिसके कारण हीट लॉस ज़्यादा होने लगेगा। आ रहा समझ में? हीट लॉस ज़्यादा होने लगेगा बच्चों। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं ना भाई, हीट लॉस हो जाएगा तो फिर पावर हमारे घरों तक पहुंचेगा ही नहीं, फिर क्या क्या फ़ायदा फिर क्या फ़ायदा कम वोल्टेज लेने का। तो इसीलिए ये हमको स्टैंडर्ड इंडिया में और भी कुछ कुछ देशों में माना लिया गया है। तो सर इससे अगर और ज़्यादा रख दे तो और फ़ायदा होगा ना हमें। तो बच्चों और ज़्यादा फ़ायदा के चक्कर में देखेंगे तो हमारे को ये जो महंगे महंगे सामान लगाने पड़ेंगे ना, उसके लिए उस तरीके का काम करने वाले सामान लगाने पड़ेंगे। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस वायर के थ्रू आ रहा है उसका रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे और ज़्यादा ये बढ़ा दें, करंट को और कम कर दें, करंट को ठीक है और कम कर दीजिएगा आप, हीट का वैल्यू और कम होने लगेगा, लेकिन जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो तो फिक्स होता है। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना, रो एल बाई ए होता है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जो वायर का एरिया है ना, वायर का एरिया है जो नीचे, वो एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो हमें फिर और कम करने के लिए हमें एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा, जो वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना लाने के लिए करंट, उसका भी वैल्यू बढ़ाना, उसका भी एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि 220 वोल्ट से और ज़्यादा हम चले जाएँ, खर्चे और बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए इतना पे नॉर्मल मान लिया गया कि चलो भाई गरीब आदमी भी अपना कर सकता है पेमेंट, है ना। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके लिए सब कुछ सोच समझ के किया गया है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। इतना समझाने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है बच्चों, तो फिर दिक्कत है ना। थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, मैं जो समझा रहा हूँ आई थिंक समझ में आना चाहिए बच्चों, सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ये सब चीज़ें हो गई भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक चीज़ बहुत स्टैंडर्ड बताने वाला हूँ, बिल्कुल अब ख़त्म होने वाला है लेक्चर, क्योंकि छोटी सी चीज़ है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि फाइंड एवरेज वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, उसको पीटा, किसको पीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब चीज़ों का अगर हमें फॉर कंप्लीट साइकिल, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग नहीं बता सकते, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। पीछे जो मैंने बोला था कि एवरेज वैल्यू निकालेंगे आगे, तो वो अभी निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू निकालना है साइन थीटा के जगह पे हम लोग साइन ओमेगा टी डाल देते हैं, है ना बच्चों। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए कैसे सिखाया था मैंने बच्चों, साइन ओमेगा टी रख दो, और कंप्लीट साइकिल है तो 0 से t तक हो जाएगा। साइन ओमेगा टी डी टी ना बच्चों, डी टी कौन लिखेगा, यहाँ पे डी टी लिखेंगे, 0 से t तक आ जाएगा, 0 से t तक आ जाएगा। जल्दी जल्दी खुद से आप कर लीजिए बच्चों। देखिए अब कितना आएगा भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना अब। कैसे, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस ओमेगा टी, और 1/ओमेगा बाहर आ जाएगा, और नीचे एक टी तो आ ही जाएगा बाहर, 0 से t तक। अब यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो माइनस का 1/ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, है ना। तो कॉस ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टाइम पीरियड डाल दो, इंटू टी डाल दो। अब इसका वैल्यू 0 से t तक डाल दो बच्चों, माइनस का 1/ओमेगा टी इंटू कॉस, देख सकते हैं आप यहाँ पे टी रख देंगे, यहाँ पे टी रख दीजिए, टी के जगह टी कट जाएगा, cos 2 पाई, का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। इसका मतलब साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल में 0 होता है। अब हम निकालना चाहते हैं कॉस ओमेगा टी के लिए, निकालिए। अगर हम कॉस ओमेगा टी के लिए निकालना चाहें तो 0 से t तक अगर निकालना चाहें बच्चों, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी का वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 से t डी टी कर दें हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा। देखिए कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/ओमेगा टी बाहर ही आ जाएगा। कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ऑफ ओमेगा का वैल्यू अगर हम रख दें 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू टी, कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना है, 0 से t तक, तो 1/ओमेगा टी आ जाएगा इंटू में टी कट जाएगा, तो साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 0 होता है, माइनस साइन 0 0 होता है, फिर से ये 0 ही आ रहा है। तो मतलब कॉस ओमेगा टी हो साइन ओमेगा टी हो, दोनों का कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होता है। ये क्यों हो रहा है,
समझ में आना चाहिए आपको बच्चों। अगर हम ग्राफ वाइज देख लें, साइन ओमेगा टी का ग्राफ अगर हम देखें, ये कुछ ऐसा होता है। अगर हम लोग कॉस ओमेगा टी का ग्राफ देखें, ये कुछ ऐसा होता है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा बच्चों, ये टाइम है तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड का आधा है। और यहाँ पे ये देखा जाए, ये कंप्लीट टाइम पीरियड टी की बात हो रही है, और यहाँ पे ये आधा टाइम पीरियड, यहाँ ये आधा है, ये t/2 यहाँ पे है इसका। तो ये टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे ये कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है। तो आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, अगर कंप्लीट साइकिल हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक एवरेज वैल्यू में क्या होता है, सम कर, तो ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फिर से पॉजिटिव है। तो पूरे साइकिल में देखें तो ये पॉजिटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला जुड़ जाएंगे, और ये नेगेटिव वाला इन दोनों के बराबर है, दोनों को कट ही जाएगा फिर लास्ट में। ये पूरा ये और ये के बराबर है, ये तो फिर कट ही जाएगा ना, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि हो भी रहा है। अब अगर आप एक चीज़ और ध्यान दें, तो अगर यहाँ पे ये जीरो है, अगर कॉस ओमेगा टी ग्राफ में अगर यहाँ से यहाँ तक भी जाए, मतलब जीरो से t/2 टाइम पीरियड तक भी जाए, तो भी जीरो होगा, क्योंकि ये जितना पार्ट है इतना वही ये भी पार्ट है। तो एवरेज वैल्यू जीरो से t/2 तक भी जाए तो भी जीरो ही होगा भाई। ये आपको समझ में अगर नहीं आ रहा तो निकाल के देख लीजिए। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक देखिए, कॉस ओमेगा टी डी टी, अगर मैं आपको बोलूँ निकालने के लिए, जीरो से t/2 तक निकालना है, जीरो से t/2 तक निकालना है, तो निकाल सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। जीरो से t/2 के लिए क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन 1/t ओमेगा तो आ ही जाएगा, इंटू में साइन ऑफ आ जाएगा 2 पाई टाइम पीरियड इंटू टी, जीरो से t/2 के लिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे t/2 रख दिए, टी कट गया, ये कट गया, तो साइन पाई आ गया। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है बताइए, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो ही होता है लगता है, 1/t ओमेगा इंटू ज़ीरो माइनस, अब इसका वैल्यू जीरो रख दे तो फिर से जीरो हो जाएगा, तो भाई फिर से जीरो माइनस जीरो, फिर से यहाँ पे जीरो आ जाएगा, मतलब कि कॉस ओमेगा टी का वैल्यू जीरो से 2 पाई, जीरो से हाफ टाइम पीरियड के लिए भी जीरो ही होता है। और वो दिख भी रहा है ना भाई, ये जितना साइकिल है, जितना इधर है ऊपर, उतना ही तो यहाँ पे नीचे है ना, उसी कारण से तो ये जीरो हो रहा है, ये जितना है उतना ही यहाँ है। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो यहाँ पे है, तो अगर हम जीरो से t/2 के लिए जाएँ तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और जो कि कुछ ना कुछ आएगा, जीरो नहीं आएगा। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। अगर हम एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी का निकालना चाहें, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, साइन ओमेगा टी डी टी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जीरो से t/2 के लिए, जीरो से t/2 के लिए समझिएगा, जीरो नहीं आने वाला है, हमको दिख भी रहा है ऊपर से। तो 1/t आ जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन निगेटिव ऑफ क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है ना, कॉस 2 पाई टाइम पीरियड इंटू टी, ये आ जाएगा जीरो से t/2 के लिए, तो माइनस का 1/t ओमेगा इंटू, ऊपर अगर t/2 रख दें हम लोग, t/2, ये टी कट गया, टू कट गया, तो कॉस ऑफ पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आई थिंक ज़ीरो होता है। निगेटिव ऑफ कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। एक सेकेंड, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस पाई का वैल्यू पूछ रहा हूँ ना बच्चों, कॉस ऑफ पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। अब जाकर सही है, तो -2 हो गया, तो माइनस का 2/t ओमेगा आ गया, आ रहा है समझ में इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पे टी ओमेगा का वैल्यू अगर हम डालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई टाइम पीरियड होता है ना, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस 2 टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, एक ओमेगा नीचे कट गया, तो 1/पाई आ रहा है, समझ रहे हैं। मतलब एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी का इस साइकिल में कितना आएगा, 1/पाई आ जाएगा। अब हम लोग साइन और स्क्वायर ओमेगा टी के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो ये ऐसे है ना, और ये वाला नीचे से हट के ये भी ऊपर आ जाएगा, मतलब ये ऐसे ऐसे बन जाएगा।
ऐसे आपको याद हो तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है हम निकाल चुके हैं, है ना। कैसे निकाल चुके हैं सर? साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जीरो से फुल टाइम के लिए, जीरो से फुल टाइम के लिए। भाई ये तो हमने निकाल चुके हैं, भूल गए आप लोग बच्चों? भूलना ही तो नहीं होता है। किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया? ढूंढ रहा हूँ मैं, ढूंढ रहा हूँ। मिल जाओ भाई। किधर गया भाई, किधर गया भाई? यही तो है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए ही तो देख रहे थे ये। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए तो देख रहे थे। तो इसके लिए कितना आया था आप देख सकते हैं बच्चों। आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आ रहा था ना। तो वही आई नोट हटा देंगे तो हाफ आ जाएगा हमारे पास, हाफ आ जाएगा। फिर देख लीजिए आप लोग इसको, इसका मतलब हाफ आ जाएगा ना भाई। इसको हटा देंगे तो हाफ आ जाएगा, बिल्कुल ईजी हो गया। आई नोट तो पहले से था तो वो तो आ रहा था, लेकिन इसका वैल्यू हाफ आ जाएगा। देखिए हाफ आना भी चाहिए। आपको पता होगा बच्चों कि, अब फिर से मैं बता देता हूँ, कॉस टू थीटा का वैल्यू जो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं 1 - कॉस ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाई टू लिखते हैं। तो यही यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, नीचे का टाइम पीरियड बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा ये वाला बच्चा 1 - कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन। तो थीटा का जो है वैल्यू पे ओमेगा टी है ना, 0 से टी तक। चाहिए तो इंटीग्रेशन ही करना है अभी, ठीक है। तो 1/2 पाई 2 टी है ना, 1/2 टी है, इंटू 1 का तो टी हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी का 1/2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 से टी तक। 1/2 टी इंटू टी माइनस 1/2 ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी का वैल्यू जो होगा बच्चों, अगर इसमें टी डाल दें, ओमेगा का वैल्यू को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, ओमेगा का वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, 2 पाई टाइम पीरियड लिखना चाहते हैं। अब देखिए टी के जगह पे अगर टी ही डाल देते हैं, ये कट जाएगा तो 4 पाई आ जाएगा। साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, माइनस साइन 0 0 ही होता है। ये ओवरऑल 0 ही हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू नीचे टी है इंटू टी है, टी टी उड़ जाएगा तो हाफ वैल्यू आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा भाई। मैंने बोला था हाफ होगा बच्चों, तो हाफ आ गया। आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के लिए भी निकालना चाहें, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के लिए, तो उसका भी एवरेज वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कॉस टू थीटा का वैल्यू ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा -1। तो अगर यहाँ पे देखना चाहें तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + कॉस ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। और एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा का वैल्यू जो होता है वो भी वैल्यू हाफ ही होता है भाई। ये आप निकाल सकते हैं, जिस तरीके से ऐसे निकाला है ना यहाँ पे, ऐसे तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि फॉर कंप्लीट साइकिल 0 से टी तक साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू जो होता है वही होता है कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, जो कि 0 होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू जो होता है बच्चों, वही कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू के बराबर होता है, जो कि हाफ के बराबर होता है, ठीक है, जो कि हाफ के बराबर होता है। तो ये 3 4 चीज़ें आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे तो आपसे सवाल होने लगेंगे। मान लेते हैं आपको कहीं पे सवाल भी दे दिया गया है इस टाइप से
कि फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल। अगर कंप्लीट साइकिल के लिए पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पे आई का वैल्यू दे रखा है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो अगर हमको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे? ऐसा कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यही तो करते हैं हम लोग यही तो करते हैं ना। 0 से टी टाइम के लिए, फुल टाइम पीरियड के लिए निकालना है। तो आई का वैल्यू जो था यहाँ पे, इसको वैल्यू हम रख देंगे, तो उसके बाद डी टी का जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेट ऐसे कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एवरेज वैल्यू पता चल गया है, अगर आपको एवरेज वैल्यू पता चल गया है तो फिर क्यों इंटीग्रेशन करना है? फिर तो हम डायरेक्टली आंसर भी बता सकते हैं। पहले मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि आपको लगे नहीं ऐसा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी ए साइन ओमेगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी बी कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी डी टी। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से बच्चों। ए बाहर आ जाएगा, तो ए बाहर आ गया, 0 से टी तक निकालना है तो साइन ओमेगा टी का आप निकाल सकते हैं जो कि 0 होता है, प्लस ऊपर बी आ गया, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू भी 0 होता है, नीचे टी आ जाएगा। इसका 0 आंसर आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। चाहे तो इसका वैल्यू भी डायरेक्टली भी तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम इतना कैलकुलेट ही करें भाई, इतना ये सब लिखें ही, लिखने की भी नहीं ज़रूरत है। क्योंकि अगर आई एवरेज निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ पे एवरेज ले लेंगे, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, कुछ करना ही नहीं है भाई। अब देखिए एवरेज एवरेज लेना है तो इसका एवरेज पहले निकाल लीजिए, फिर इसका एवरेज निकाल लीजिए। इसका एवरेज कितना होता है? साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 प्लस इसका एवरेज वैल्यू 0, ओवरऑल 0, 0 आंसर हो गया, खत्म। अगर आप यहाँ पे आरएमएस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि आरएमएस कैसे निकालते थे, IRMS होता था रूट मीन स्क्वायर, जो करंट है उसका स्क्वायर लेके मीन लेके रूट ले लेना है। तो एवरेज वैल्यू निकाल के और रूट ले लेना है, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू इस बार निकालना है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए भाई, इसका स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस हो जाएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं ए बी इंटू साइन 2 ओमेगा टी। भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो वही था, यूज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अब इसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या आया है? आई स्क्वायर आया है, ये आई स्क्वायर का वैल्यू आया है। तो आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो एवरेज वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ, साइन ओमेगा टी या 2 ओमेगा टी कुछ भी हो तो साइन का एवरेज वैल्यू 0, तो ये तो हट गया, इसका वैल्यू हाफ, तो मतलब ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे समझ में आ गया मेरे को, रूट ओवर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2। डायरेक्ट हम लोग IRMS बता दिए, देख रहे हैं कितना आसानी से। तो ये भी निकाल सकते हैं, सवाल में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आपको रेडी रहना है। तो थोड़ा सा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ बच्चों। एक होता है ना, यूज होता है कहीं पे फॉर्म फैक्टर यूज होता है। फॉर्म फैक्टर का एक ऐसा टर्म है, फॉर्म फैक्टर, कहीं पे पिक फैक्टर यूज होता है। तो ये कहीं कहीं टर्म आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये टर्म बिल्कुल इजी चीज़ है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। फॉर्म फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी एसी में, मतलब किसी एसी जो हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, उसमें किसी का आरएमएस वैल्यू डाल दो बच्चों, जो आपको पूछ रहा है उसका आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। और उसी तरीक़े से अगर पीक फैक्टर पूछ रहा है तो यहाँ पे डाल दीजिए आप लोग पीक वैल्यू ऑफ एसी और यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको करंट के लिए पूछा गया है, इसका पीक फैक्टर पूछा गया है, तो पीक फैक्टर क्या हो जाएगा? आरएमएस वैल्यू क्या होता है करंट का? आरएमएस वैल्यू क्या होता है बताइए?
हमने निकाला था ना, आई नोट बाई रूट टू आया था। हाँ सर निकाला तो था। और एवरेज वैल्यू उसका क्या आया था? अगर एवरेज वैल्यू हम लोग निकाले थे तो याद कीजिए, वो जो कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग निकाले थे, मैं तो भूल गया। वो तो ज़ीरो ही होता है, एवरेज वैल्यू तो ज़ीरो ही होता है, तो उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्म फैक्टर था, यहाँ पे अगर पीक फैक्टर पूछा जाए तो पीक फैक्टर के लिए आप निकाल सकते हैं कंप्लीट साइकिल में। पीक वैल्यू क्या होता है? पीक वैल्यू आई नोट होता है और आरएमएस वैल्यू आई नोट बाई रूट टू होता है, तो यहाँ पे रूट टू आ जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है ना। कंप्लीट साइकिल के लिए ये वाली चीज़ थी, है ना, कंप्लीट साइकिल के लिए। आई थिंक क्लियर होगा यार, बहुत इजी है भाई, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये बस ऐसे ही कहीं कहीं पे टर्म यूज होता है, इसलिए मैंने बता दिया, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक था बच्चों, यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। क्योंकि क्योंकि मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।